जय हिंद दोस्तों आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के बारे में पूरा एक एक चीज पूरा डिटेल में देखेंगे। इससे पहले भी साइनोबैक्टीरिया के ऊपर मैंने पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया था, लेकिन कई स्टूडेंट्स की मांग थी, कई स्टूडेंट्स से कमेंट आए थे कि सर इसको और थोड़ा सा डायग्रामेटिकली पूरा बताएं और हर एक चीज को और थोड़ा सा बारीकी से समझाने की कोशिश करें, क्योंकि इससे जुड़े हुए क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कई बार। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, कैसा दिखता है, ये हर चीज आपको डायग्राम में देखने को मिलेगी। तो देखें यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं मात्र 2 मिनट, साइनोबैक्टीरिया क्या है। तो साइनोबैक्टीरिया दोस्तों यहाँ पर इसको बोलेंगे ये एक कोशिकीय या फिर बहुकोशिकीय एक जीवाणु है। क्या है? एक कोशिकीय या फिर बहुकोशिकीय जीवाणु होता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया साइनोबैक्टीरिया कैसे कर पाता है, किसकी मदद से कर पाता है, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर पता है कि साइनोबैक्टीरिया यदि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है तो इसमें कहीं न कहीं क्लोरोफिल उपलब्ध होता ही होता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल यहाँ पर उपलब्ध होता है साइनोबैक्टीरिया में, इसलिए ये अपना भोजन स्वयं बनाता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाता है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर यह है साइनोबैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया में जैसे कभी मैंने बताया यह एक कोशिकीय या फिर बहुकोशिकीय जीवाणु है। ठीक है, और फिर यहाँ पर इसको बात करेंगे तो साइनोबैक्टीरिया किस वर्ग के अंतर्गत आता है या फिर किस जगत का जीव ये एक जीव है। तो साइनोबैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आने वाला एक जीव है या फिर जीवाणु है। अब मोनेरा जगत क्या होता है, तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी प्रोकैरियोटिक जीवाणु होते हैं, समस्त प्रकार के प्रोकैरियोटिक जीवाणु किस जगत के अंतर्गत आते हैं? मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक के बारे में पूरा हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने पॉइंट लिया है प्रोकैरियोटिक, तो यहाँ पर हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी देख लेते हैं इसका बेसिक केवल। और यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया लिखा है, इसको इंग्लिश में ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका दोनों नाम यहाँ पे याद रखना है। और उसके बाद में फिर दूसरा नाम इसका ये है कि ब्लू ग्रीन एल्गी की जगह ब्लू ग्रीन काई भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर नील हरित काई। ठीक है, नील हरित काई भी कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे इसके तीनों नाम है। और यहाँ पर सबसे पहले आप देख लीजिए साइनोबैक्टीरिया कैसा दिखता है। तो दोस्तों आपके सामने डायग्राम दिख रहा होगा। सबसे पहले आप डायग्राम को देख लें, तालाब में जो पानी पूरा भरा हुआ है और इसमें पूरी काई जमी हुई है। काई मतलब एक प्रकार से जो ऊपर तैरता हुआ हरा हरा, आपको घास तो वैसे दिखेगा नहीं, घास जैसा तो नहीं होगा, लेकिन एकदम हरी हरी काई आपको दिखेगी पानी के ऊपर। तो जो पानी के ऊपर ये जो काई तैर रही है, इसी को हम बोलेंगे साइनोबैक्टीरिया, या फिर इसी को हम बोलेंगे नील हरित काई या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर होता है। और उसके बाद में यदि आप जाएंगे नदी के किनारे और वहां पर देखेंगे तो नदी के अंदर भी आपको मिलेगा और सतह के ऊपर भी मिलेगा। तो देख लीजिए नदी का जो एकदम साफ पानी है इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा काई या फिर साइनोबैक्टीरिया कैसा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये साइनोबैक्टीरिया है। और साइनोबैक्टीरिया का नाम साइनोबैक्टीरिया कैसे पड़ा, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि साइनोबैक्टीरिया का नाम साइनोबैक्टीरिया क्यों पड़ा। और यहाँ पे जो साइनोबैक्टीरिया को नीला जो एक वर्ड है या नीला, ठीक है, तो नीला को यूनान की लैंग्वेज में, किसकी? यूनान। तो यूनानी लैंग्वेज में जो नीला रंग होता है उसे कहते हैं साइनो। क्या बोलते हैं? साइनो। तो इस तरीके से यहाँ पर नीले कलर होने की वजह से या फिर साइनोबैक्टीरिया का जो कलर होगा वो कैसा होगा? या तो ग्रीन होगा या फिर नीला होगा। ठीक है, या फिर कभी कभार पीला भी होता है, कई बार लाल भी मिलेगा, सब आपको बताने वाला हूं यहाँ पर। लेकिन नॉर्मली इसका कलर क्या होगा? नीला। तो नीले के नाम से ही यहाँ पर साइनो पड़ा, क्योंकि साइनो को नीला ही बोलते हैं। ठीक है, कहाँ पर? यूनान में। तो यूनानी वर्ड है ये साइनो, जिसे नीला कहते हैं। और इसी के कारण यहाँ पे नीला बैक्टीरिया मतलब साइनोबैक्टीरिया यहाँ पर इसका नाम पड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इस साइनोबैक्टीरिया का थोड़ा सा बेसिक कंप्लीट हुआ। और फिर इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं और देखें यहाँ पर। तो सबसे फर्स्ट वाला पॉइंट यहाँ पर क्या दिया है? सबसे फर्स्ट वाला पॉइंट है पृथ्वी। इसे पृथ्वी का सबसे सरलतम जीवधारियों का समूह माना जाता है। ठीक है, तो जब पृथ्वी पर सबसे पहले शुरुआत में पूरा पानी भरा हुआ था पूरी पृथ्वी पे, तो उस टाइम यदि सबसे पहले कोई जीव उत्पन्न हुआ
तो वो कौन सा था? वो था साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, और इसी साइनोबैक्टीरिया की वजह से पृथ्वी पर ऑक्सीजन का निर्माण स्टार्ट हुआ, वायुमंडल का निर्माण स्टार्ट हुआ। वो आगे धीरे धीरे हम पूरा डिटेल में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट को खास करके याद रखना है कि इसे पृथ्वी का सबसे सरलतम जीवधारियों का समूह माना जाता है। कभी क्वेश्चन ये आ गया कि पृथ्वी पर सबसे सरलतम जीवधारियों का समूह किसे माना जाता है, तो आपको क्या लगाना है आंसर? साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये पॉइंट कंप्लीट हुआ। फिर आते हैं आगे, और आगे देखें यहाँ पर निवास स्थल। निवास स्थल किसके निवास स्थल की बात करेंगे? तो साइनोबैक्टीरिया के निवास स्थल की यहाँ पर बात करेंगे। तो साइनोबैक्टीरिया किन किन स्थानों पर निवास कर सकता है या फिर जीवित रह सकता है? तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखें, जहां पर यदि कुछ थोड़ा परसेंट या फिर 2% या 3% भी जीवन की संभावना होती है, वहां पर साइनोबैक्टीरिया अवेलेबल होता ही होता है। ठीक है, तो कहां कहां पर? तो सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर देख लीजिए, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है झरना। ठीक है, तो ये जो झरना आपको दिख रहा है, इस झरने में जो गर्म पानी का झरना है, यहाँ पर भी आपको साइनोबैक्टीरिया मिलता है। और इसके बाद में फिर देखें, इसी के पास में आप देख लें अगला हिमालय, जो पूरी तरीके से बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है, इस बर्फ से ढके हुए हिमालय के जो गिरिपद है, मतलब उसका जो सबसे निचला वाला भाग है, वहां पर भी आपको क्या मिलेगा? साइनोबैक्टीरिया मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में फिर देखेंगे तो मिट्टी के अंदर भी साइनोबैक्टीरिया आपको मिल जाएगा, जहां पर गिल्ली मिट्टी होगी। तो इस तरीके से आपको साइनोबैक्टीरिया अलग अलग स्थानों पर मिल जाएगा। जो गिल्ली चट्टानें होती हैं, ठीक है, नम चट्टानें बोलते हैं जिसको, उसके ऊपर भी यहाँ पर मिल जाएगा। और नम चट्टानों के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक प्रकार से काई जमी हुई है, यही क्या है? साइनोबैक्टीरिया है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर विथ डायग्राम बहुत आसानी से पूरा टॉपिक को समझेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने जो जैसे बताया, गर्म पानी के झरने कहाँ पर? सबसे पहले गर्म पानी के झरने, गर्म पानी के झरने, इन झरनों के अंदर ये रहते हैं या निवास करते हैं, इसके आसपास के एरिया में या फिर नॉर्मल जल में। ठीक है, नदी, तालाब या फिर समुद्र के आसपास जहां पर भी नम से की जगह होगी। और उसके बाद में नम चट्टानों पर ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में ये यहाँ पर पाए जाएंगे, मतलब रहेंगे। और भी कई नाम लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन इतना ही काफी है याद रखने के लिए। और इसके बाद में फिर यहाँ पर देखें कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति के बारे में पूरा डिटेल में यहाँ पर देख लें तो कोशिका भित्ति नॉर्मली किसमें होती है? पादप कोशिका के अंदर ही होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक जीवाणु है, इसमें भी कोशिका भित्ति आपको मिलेगी। ठीक है, तो कोशिका भित्ति जो है ये किससे बनी होती है? ठीक है, कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज से बनी होती है। किससे? सेल्यूलोज। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं सेल्यूलोज की बनी होती है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है, और जो जंतु कोशिकाओं में पाए जाने वाली कोशिका झिल्ली वो लिपोप्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस समझ सकते हैं। जो कोशिका भित्ति होती है ये कठोर होती है। कैसी होती है? ये कठोर होती है, थोड़ी सी मतलब से कि टाइट होती है। ठीक है, तो इसके टाइट होने या कठोर होने का कारण क्या है? सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज। ठीक है, और कोशिका झिल्ली नॉर्मल होती है या फिर नर्म होती है, उसका कारण क्या है? क्योंकि कोशिका झिल्ली लिपोप्रोटीन से बनी होती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली, तो इसको भी याद रखना है। कोशिका झिल्ली को ये किससे बनी होती है? ये लिपोप्रोटीन, मतलब लिपिड प्लस प्रोटीन से बनी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये समझ सकते हैं। और ये जो कोशिका झिल्ली कैसी होती है? नर्म होती है। ठीक है, मतलब ये कठोर नहीं होती है। और ये कैसा होता है? ये कड़ा होता है, कड़ा पदार्थ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो सेल्यूलोज कड़ा पदार्थ होने की वजह से जो पौधों की पत्तियां होती है वो थोड़ी सी कड़ी होती है। ठीक है, और जो मानव है या फिर किसी जीव जंतु की जो त्वचा होती है ये नर्म होती है। क्यों? क्योंकि जो मानव की जो सेल बने हैं, कोशिका बनी है, ये किससे बनी है और इसके ऊपर का जो आवरण है ये किससे बना है? तो कोशिका झिल्ली जो ऊपर का आवरण होता है ये लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। लिपिड का मतलब होता है वसा,
ठीक है, वसा का एक प्रकार है और प्रोटीन आप समझ सकते हैं एक कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, तो ये कोशिका भित्ति हुई। अब कोशिका भित्ति इसके बारे में यहाँ पर देख रहे हैं तो साथ में आपको ये भी बता दें कि ये जो साइनोबैक्टीरिया है, ये कोशिका भित्ति इसके अंदर मिलेगी। ठीक है, तो इसके अंदर सेलुलोज होगा और इसी के अंदर होगा क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल किस तरीके से काम करेगा तो इसको थोड़ा सा ये देख लें। तो डायग्राम में सबसे पहले देखें आप स्क्रीन पे और फिर एक एक पॉइंट को पूरा समझें। ठीक है, तो डायग्राम को ध्यान से देखें और डायग्राम में सबसे पहले आपको दिखाई देगा पत्ती। ठीक है, यहाँ पर लीफ लिखा हुआ है, मतलब क्या है, ये पत्ती है, किसी पौधे की पत्ती है। ये साइनोबैक्टीरिया की पत्ती नहीं है, लेकिन समझाने के लिए केवल बता रहा हूँ कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो किस कारण से होती है, तो वो उसमें क्या होता है। वो जो पत्ती होती है या फिर साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो क्लोरोफिल होता है, उसी के कारण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और ये पौधे और साइनोबैक्टीरिया अपना भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो क्लोरोफिल के कारण ही एक इनका जो रंग होता है वो कैसा होता है, हरा होता है। क्यों, क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल वर्णक का काम करता है। तो ये जो पत्ती है इसके अंदर वर्णक जो है वो वर्णक कौन सा है, तो क्लोरोफिल है। ठीक है, अब इसी पत्ती के आगे फिर देखेंगे तो लीफ एनाटॉमी में यहाँ पर बताया है, जिसमें बहुत सारे सेल आपको दिखेंगे बारीक बारीक। ठीक है, और ये जो सेल है इसका स्ट्रक्चर आगे दिया है, सेल स्ट्रक्चर मतलब इसका जो डायग्राम। इस डायग्राम के बाद में इसके अंदर क्या होता है, तो इस सेल स्ट्रक्चर के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक, क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, ग्रेना। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये ग्रेना के अंदर होता है और इसी में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो ग्रेना में ही होती है। ठीक है, एक स्ट्रोमा होता है और एक ग्रेना होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में हो रही है, ग्रेना में होती है। अब इसके बाद में फिर आगे देखें तो आगे आपको यहाँ पर दो डायग्राम देखने को मिल जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो तत्व है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखें सबसे पहला ऊपर दिया है सूर्य, जो डायग्राम बना है सूर्य का, सन का, वहां से प्रकाश मिलेगा पौधे को और उसके बाद में फिर पौधे को किसकी जरूरत पड़ेगी, सूर्य के प्रकाश के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जो वायुमंडल से पौधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसके बाद में जरूरत पड़ेगी किसकी, जल की। तो जल को कहां से एब्जॉर्ब करेंगे, तो ये जमीन के अंदर से एब्जॉर्ब करेंगे जाइलम के थ्रू। ठीक है, जाइलम के थ्रू। जाइलम क्या है, एक प्रकार का उत्तक है जो पौधों को पानी प्रोवाइड करवाने का काम करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कंप्लीट होगी तो उसमें उत्पाद के रूप में क्या बनेगा, तो वहां पर बनेगा ये अपने जो ऑक्सीजन। ठीक है, जो मानव के लिए, जिन जंतुओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये है, और यहाँ पर ऑक्सीजन तो बनेगी लेकिन इसके साथ साथ में जल का वाष्पोत्सर्जन भी होगा। राइट, तो ये हुआ यहाँ पर हमने क्या देखा, प्रकाश संश्लेषण के बारे में, और यहाँ क्लोरोप्लास्ट या कोशिका भित्ति के अंदर ही ये होता है। और अगला वाला जो पॉइंट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या है कि प्रोकैरियोटिक जहाँ पे लिखा है, प्रोकैरियोटिक यहाँ पे लिखा है, लेकिन मैं आपको दोनों के बारे में बताऊंगा यहाँ पर, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, अभी जो हम जीव यहाँ पे जीवाणु पढ़ रहे हैं, साइनोबैक्टीरिया पढ़ रहे हैं, ये कौन से हैं, किस प्रकार के हैं, तो ये हैं प्रोकैरियोटिक जीवाणु हैं। कौन से हैं, प्रोकैरियोटिक जीवाणु हैं। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है, या डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, तो इसके बारे में कंप्लीटली एक वीडियो बना हुआ है इसी चैनल पर, स्टडी राज 25 आप पूरा डिटेल में जानना चाहते हो तो उसको देख सकते हैं। कोशिका के बारे में पूरा कंप्लीट वीडियो आपको मिलेगा विथ डायग्राम, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक क्या होता है और यूकैरियोटिक क्या होता है। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं और उसके बाद में फिर आपको डायग्राम दिखाते हैं। ठीक है, तो देखें यहाँ पर प्रोकैरियोटिक क्या होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल उन जीवाणु या फिर जीवों में मिलते हैं या फिर पाए जाते हैं जिसके अंदर कोशिका पूरी तरीके से विकसित नहीं होती है, या फिर ये बोले कि उस कोशिका के अंदर केंद्रक का अभाव होता है। ठीक है, केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक झिल्ली नहीं होती। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये प्रोकैरियोटिक जीव की एक प्रकार से विशेषता है कि जिसकी कोशिका पूरी तरीके से विकसित नहीं होती है या फिर जिसके अंदर केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है, तो वो जीवाणु या वो कोशिका किसके अंतर्गत आएगा, तो प्रोकैरियोटिक जीवाणु के अंतर्गत आएगा या फिर प्रोकैरियोटिक इसको बोलेंगे। तो जो साइनोबैक्टीरिया है
ये प्रोकैरियोटिक जीव है। ठीक है, अब देखें डायग्राम पे, यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा और उस डायग्राम को समझने की कोशिश करें। एक है यूकैरियोटिक जीवाणु का है और एक प्रोकैरियोटिक, मतलब यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल, दोनों में डिफरेंस क्या क्या है और किन किन चीजों का इनमें एक दूसरे में अभाव होता है। ठीक है, तो देखें सबसे पहले यहाँ पर जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आपको अभाव मिलेगा। अभाव किसका अभाव मिलेगा? तो यहाँ पर मिलेगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया का, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं दिखेगा। आप देखें वहां पर डायग्राम में आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसके अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात करें यहाँ पर अभाव में, तो यहाँ पर ER इसका अभाव होता है ER का। क्यों? प्रोकैरियोटिक सेल जो आपको डायग्राम में दिख रहा है, इस प्रोकैरियोटिक सेल में ER मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर हिंदी में बोलते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है, अंतःप्रद्रव्य जालिका, तो इसका यहाँ पर अभाव मिलेगा। क्लियर है? और उसके बाद में यहाँ पर अगला रिक्तिका का अभाव होता है। किसका? रिक्तिका। ठीक है, इन चीजों का यहाँ पर अभाव होता है। और दूसरी बात यहाँ पर बोले तो लाइसोसोम जो जंतु कोशिका में होता है, लेकिन इसमें नहीं मिलेगा जो प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, लाइसोसोम। तो इस तरीके से यहाँ पर इन चीजों को आपको कम से कम याद रखना है कि जो साइनोबैक्टीरिया होता है इनमें किन किन चीजों का अभाव होता है। ठीक है, तो किन किन चीजों का अभाव होता है? यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है, लाइसोसोम का अभाव होता है, या फिर रिक्तिका का भी अभाव होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर अंतःप्रद्रव्य जालिका का अभाव होता है। क्लियर है? तो ये चीजें यहाँ पर क्लियर हुई। और अब इसके बाद में फिर हम देखते हैं अनुवांशिक पदार्थ। तो अनुवांशिक पदार्थ के बारे में यहाँ पर देख ले तो जो साइनोबैक्टीरिया होता है इसके अंदर अनुवांशिक पदार्थ के रूप में सिर्फ एक ही चीज होती है और वो होती है DNA, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। DNA और RNA के ऊपर पूरा कंप्लीट एक लेक्चर का वीडियो पूरा बना हुआ है। ठीक है, इसके बारे में मान लो कि डिटेल जानना है आपको तो उसको भी देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर बात करें DNA की तो इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यहाँ पे लिख देता हूं मैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इस तरीके से इसका फुल फॉर्म, कई बार इसका फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है कि साइनोबैक्टीरिया के अंदर अनुवांशिक पदार्थ के रूप में DNA होता है। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और ये जो DNA होता है ये किसके अंदर होता है? इसके अंदर जो साइनोबैक्टीरिया होता है इसमें सेल, और सेल के अंदर जो कोशिका द्रव होता है इसी के अंदर तैरता रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसके अंदर, जिसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। अब जंतु कोशिका में क्या है, जो केंद्रक झिल्ली होती है वो कंप्लीट बनी होती है, एकदम विकसित सेल होता है। ठीक है, लेकिन इसमें विकसित नहीं है। यदि जंतु कोशिका में जो केंद्रक झिल्ली है तो यहाँ पर DNA जो होता है, अनुवांशिक पदार्थ होता है, किसके अंदर मिलेगा? वो केंद्रक के अंदर मिलेगा। क्यों? केंद्रक झिल्ली के अंदर ही है। ठीक है, लेकिन इसमें कोई झिल्ली नहीं है केंद्रक की, इसलिए ये किसमें तैरता हुआ मिलेगा? तो ये मिलेगा कोशिका द्रव के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इतनी चीजें हैं जो आपने देखी और इसको समझिए, और हर चीज को बहुत बारीकी से यहाँ पर बता रहा हूं मैं। एक एक चीज को समझने की कोशिश करना है और 101% ये चीजें समझ में आएगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया कौन कौन से हैं? ठीक है, नाम कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं, और कौन कौन से साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखें सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया, और साइनोबैक्टीरिया में सबसे फर्स्ट जो है वो है नोस्टोक। कौन सा है? नोस्टोक, जो कि कहाँ पर मिलेगा? मिट्टी में। ठीक है, तो ये मिट्टी में मिलेगा। और ये क्या काम करता है, कैसा रहता है, सबसे पहले आप देख लीजिए डायग्राम पे, और डायग्राम पे आपको दिखेगा ये, और किस टाइप का है इसकी आकृति थोड़ा सा देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। ये मिट्टी के अंदर ही रहता है। ठीक है, तो मिट्टी के अंदर रहता है, तो मिट्टी के अंदर रह के ये काम क्या करता है? सबसे पहले ये देख ले, तो मिट्टी की जो उर्वरा क्षमता होती है उसको बढ़ाने का काम करता है, मतलब मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। क्या करता है? उपजाऊ बनाता है।
तो इस तरीके से यहाँ पर ये किसानों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है नोस्टॉक। ठीक है, किसी भी मिट्टी को ये उपजाऊ बनाने का काम करता है। हाँ, तो इसके बारे में यहाँ पर नोस्टॉक के बारे में हम देख रहे थे। ठीक है, तो नोस्टॉक पूरा कंप्लीट इसके बारे में देख लें एक बार और डायग्राम को अच्छे तरीके से देखें। ठीक है, किस टाइप का होता है और कैसा दिखता है, इसे सबसे पहले देखें स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे देख लेते हैं और उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। नोस्टॉक, ठीक है। हाँ, तो ये है आपके सामने नोस्टॉक, जो कि मिट्टी में पूरी तरीके से ऐसा से हरी घास की तरह दिखता है वो, लेकिन अंदर होता है वो। ठीक है, और इसी के कारण मिट्टी उपजाऊ होती है। ठीक है, और ये जो साइनोबैक्टीरिया होता है इसको एक प्रकार से बनाया, मतलब से कि इसको निर्मित किया जाता है। ठीक है, जो मिट्टी होती है उसमें डाल दिया जाता है और उसके बाद में इसको 7 से 8 दिन के बाद में इसको इसके साथ में बहुत सारे जो एक प्रकार से द्विगुणन के रूप में ये बनता है और आगे बढ़ता है। ठीक है, ये है। और इसके बाद में फिर हम यहाँ पर देखें सेकेंड यहाँ पर है एनाबीना। ठीक है, एनाबीना, और एनाबीना जो साइनोबैक्टीरिया है ये क्या काम करता है, कैसा दिखता है, तो इसे भी सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख लें, उसके बाद में इसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो देखें यहाँ पर स्क्रीन पर इसका, और ये जो एनाबीना है ये काम क्या करता है, तो ये नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का काम करता है। क्या काम करता है, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का यहाँ पर ये काम करता है। और जहां पर जो फसली एरिया है या फिर जहां पर धान की फसल होती है, किसकी, धान की फसल, ये धान की फसल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, धान की फसल को खाद देने का काम करता है ये। एक प्रकार से जो हम बाहरी जो मार्केट से खाद लाकर डालते हैं उससे कई गुना अच्छा यहाँ पे खाद के रूप में ये काम आता है। और ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये जैविक खाद के रूप में इस्तेमाल होता है, जैविक खाद। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इसको एनाबीना को याद रखना है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और फसलों की वृद्धि में सपोर्ट करता है। ठीक है, अब फिर यहाँ पर देखें अगला, और अगला डायग्राम आपको दिख रहा होगा और उस पे ध्यान से देखें क्या लिखा है, स्पाइरुलिना। ठीक है, क्या लिखा है, स्पाइरुलिना। तो ये जो एक क्या है, एक प्रकार का साइनोबैक्टीरिया ही है। और उसके बाद लास्ट में फिर देख लें ऑक्सीलेटोरिया, ये भी क्या है, ये साइनोबैक्टीरिया ही है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर ये जो 4 पॉइंट मैंने लिखे हैं साइनोबैक्टीरिया के नाम है, ये फिर से रिपीट कर लें एक बार। नोस्टॉक जो कि मिट्टी में होता है, फिर एनाबीना जो धान की फसलों के लिए या फिर जो बाजरा होता है, बाजरे की फसलों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये खाद के रूप में। ठीक है, उसके बाद में स्पाइरुलिना और ऑक्सीटोरिया। ठीक है, ऑक्सीटोरिया, ये जो वर्ड है इनको थोड़ा सा अच्छे से याद रखना है। जो लास्ट वाला है ये थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन 1-2 बार पढ़ोगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब फिर आगे बढ़ते हैं और देखें इसमें जनन। ठीक है, जनन, तो ये जो साइनोबैक्टीरिया होता है इसमें जनन किस टाइप से होता है और कैसे ये अपनी संख्या को बढ़ाता है, अपनी संख्या को इंक्रीज किस तरीके से करता है। तो देखें सबसे फर्स्ट यहाँ पर देख लें, इनका जो जनन होता है वो सिर्फ और सिर्फ अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अलैंगिक जनन होता है। और किसके द्वारा होता है, तो ये जो जनन होता है ये एकानिट के द्वारा होता है। किसके द्वारा, एकानिट के द्वारा होता है। यहाँ पर मान लें कि ये एक साइनोबैक्टीरिया है और इसका एक सेल है। ठीक है, और ये जो सेल है इसी के अंदर क्या होगा, केंद्रक होगा। ठीक है, जैसे केंद्रक रहता है तो उस केंद्रक का जो विभाजन होता है अलग अलग, एक केंद्रक जब दो भागों में बढ़ता है तो उस 2 भागों में बंटने की जो क्रिया होती है इसे हम क्या कहते हैं, एकानिट कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ध्यान रखना ये वर्ड एकानिट, इसका मतलब ये होता है कि केवल अलैंगिक विभाजन होता है और उसी से इनका जनन होता है, मतलब इनकी संख्या बढ़ती है, 2 गुना होती जाती है। और फिर इसके बाद कभी ये पूछ ले कि इसमें समसूत्री विभाजन होता है या फिर असूत्री विभाजन होता है, किसमें, साइनोबैक्टीरिया में। तो इसमें जनन के दौरान केवल असूत्री विभाजन होता है। ठीक है, कौन सा, असूत्री विभाजन। तो इस तरीके से यहाँ पर जनन की क्रिया यहाँ पर ये कंप्लीट हुई। अब इसके बाद में फिर यहाँ पर देखें लास्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाल सागर के बारे में। लाल सागर के बारे में कई बार से प्रश्न पूछ लेते हैं और वो ये है कि लाल सागर का जो रंग है वो लाल क्यों होता है। तो
तो दोस्तों यहाँ पर देखें, सबसे पहले स्क्रीन पर देख लें और स्क्रीन पर आपको जो सागर दिख रहा है ये पानी है पूरा, लेकिन पूरी तरीके से लाल है। पूरी तरीके से लाल होने का कारण क्या है? अब ये जो वाटर है लाल होने का जो कारण है ये है, इसका कारण साइनोबैक्टीरिया है। क्या है? साइनोबैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया के कारण ही ये जो पानी है पूरा ये लाल है और इसीलिए इसको लाल सागर कहते हैं। ठीक है, ये अफ्रीका और एशिया के बीच में पड़ता है लाल सागर। मैप में जाके आप देख सकते हैं, वर्ल्ड मैप में आपको देखने को मिल जाएगा। तो साइनोबैक्टीरिया के कारण इसका कलर कैसा होता है? लाल होता है। लेकिन उस साइनोबैक्टीरिया का नाम क्या है जिसके कारण लाल सागर का जो पानी है वो लाल है? तो उस साइनोबैक्टीरिया का नाम है ट्राइकोडे इरिथ्रियम। ट्राइकोडे इरिथ्रियम ये साइनोबैक्टीरिया है जिसके कारण इस पानी का कलर कैसा है? लाल है। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया पूरा कंप्लीट हुआ। अब लास्ट में बात करते हैं इसके महत्व के बारे में। महत्व इसके क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर इसका यूज होता है। चलिए अब यहाँ पर देखें इसके महत्व। ठीक है, तो महत्व में सबसे फर्स्ट क्या है? सबसे फर्स्ट यहाँ पर जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले ही बात की है जैविक खाद के रूप में। तो यहाँ पर किसान इसका जैविक खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो खास करके जो धान की खेती होती है जिसमें पानी भरा होता है उसके अंदर साइनोबैक्टीरिया काफी मात्रा में मिलता है और उस खेत के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। और वो जो खाद बनाता है जिसे हम कहते हैं क्या? जैविक खाद। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और खाद के रूप में भी इसे कि कहीं और इस्तेमाल करना है जहाँ पर पानी ज्यादा भरा हुआ नहीं है, हल्का फुल्का भरा हुआ है, और जहाँ पर साइनोबैक्टीरिया नहीं है वहां पर जैविक खाद के रूप में कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लें कि जैविक खाद के रूप में जो धान का खेत आपको दिख रहा है और इसके अंदर साइनोबैक्टीरिया है। ठीक है, इसी के रूप में इसी टाइप से यहाँ पर ये इस्तेमाल होता है। और यदि मान लो जिस खेत में साइनोबैक्टीरिया नहीं है उसको कैसे इस्तेमाल करना है, तो उसको एक किसान मान लो 200 रुपए का साइनोबैक्टीरिया लाता है तो 7 से 8 दिन में उसको कई गुना बढ़ा लेता है। कैसे? तो देखें यहाँ पर डायग्राम में। और इस तरीके से जो एक टंकी टाइप से बना के या फिर कोई गड्ढा खोद के उसके अंदर साइनोबैक्टीरिया को निर्मित कर सकता है। और इसमें कोई बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता है, इसको बनाने में या फिर निर्माण करने में इसका लगता है 7 से 8 दिन। 7 से 8 दिन। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बना लेते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा फिर यहाँ पर देखें, दूसरा पॉइंट लिखा है दवाइयों के रूप में। तो दवाइयों के रूप में किस तरीके से इस्तेमाल होता है? तो दवाइयों के रूप में एक तो साइनोबैक्टीरिया जो तालाब नदी के किनारे होता है, जब तालाब सूखता है तो उसको निकाल के उसको बारीक बारीक पीस के कई प्रकार के टेबलेट्स बनाते हैं। तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो टेबलेट्स बनी है ये साइनोबैक्टीरिया से बनी टेबलेट ही है। ठीक है, और इसी टाइप से नेक्स्ट यहाँ पर देखें, इसके बाद में जो डिब्बा आपको दिखाई दे रहा है ये भी पाउडर पूरा है। किससे बना हुआ है? तो साइनोबैक्टीरिया के रूप में इसी से यहाँ पर ये बना हुआ है। तो साइनोबैक्टीरिया से बहुत प्रकार की जो दवाइयां हैं वो भी बनती है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये। ठीक है, तो मेडिकल के क्षेत्र में या चिकित्सा के क्षेत्र में काफी योगदान है इसका साइनोबैक्टीरिया का। अब इसके बाद में फिर आगे बढ़े और जैसे कि हमने यहाँ पर बोला था एनाबिनालोस्टोक ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का काम करते हैं। कौन से दो जो साइनोबैक्टीरिया है? एनाबिनालोस्टोक। यहाँ पर नाम लिख दे रहा हूं मैं, एनाबिना। और दूसरा कौन सा है? नोस्टोक। तो इसका डायग्राम भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर दोनों का। ठीक है, और दोनों का डायग्राम देखें और इसको हमेशा के लिए याद रखना है और एग्जाम में कई बार ये पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन को वायुमंडल से एब्जॉर्ब करते हैं, ग्रहण करते हैं और उसको नाइट्रेट के रूप में पौधों को देते हैं। ठीक है, क्योंकि पौधे सीधे नाइट्रेट नहीं ले सकते, नहीं बना सकते हैं, इसलिए वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेना और उसको नाइट्रेट में बदलना और पौधों को देना, ये किसका काम है? एनाबिनालोस्टोक का। ठीक है, जो कि एक कहां पर रहता है? जो मिट्टी है, मिट्टी के अंदर होता है, और एक फसलों में जहां पर पानी भरा होता है। ठीक, तो इस तरीके से ये है। अब लास्ट में ये देख ले जो फसलें होती है वो कौन कौन सी है जहां पर इसका इस्तेमाल होता है। और इसका इस्तेमाल सबसे पहले धान का खेत जो आपको दिख रहा है, उसके बाद बाजरे का खेत, ठीक है, और गन्ने के खेत में, इनमें यहाँ पर इन चीजों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो कंप्लीट करते हैं और ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये पूरा कंप्लीट हुआ यहाँ पर। ठीक है, लास्ट में दोस्तों यदि आप यहाँ पे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबा लो, जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।